नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद किस तरह से एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी आपको करना चाहिए उसकी जानकारी आपको देंगे। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है। अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ गादी को रिपेयर करने की सर्जरी हुई है या फिर आपकी एसीएल के साथ किसी और लिगामेंट की सर्जरी भी हुई है तो ये वाला प्रोटोकॉल आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि अगर आपकी एसीएल की सर्जरी हुई है तो किस तरह की कसरत, किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। यह समझने की बात यह है कि पहले हम एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल पेशेंट को दे देते थे और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को कसरत करनी होती थी, परंतु समय के साथ हमने समझा है कि अब ये प्रोटोकॉल फिक्स नहीं होकर हमारा वेरिएबल हो गया है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस तरह की प्रोग्रेस करते हैं उसी तरह की फिजियोथेरेपी, हम उतनी उतनी फिजियोथेरेपी आपको आगे बताते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी हो गई है, तो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगी और हर पेशेंट थोड़ा थोड़ा अलग अलग चलेगा। जैसे कुछ पेशेंट जो होंगे वो काफी अच्छे से फिजियोथेरेपी कर लेंगे तो वो थोड़े फास्ट चलेंगे, और कई पेशेंट्स होंगे तो थोड़े लेजी होंगे, थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी स्लो चलेगी। तो हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के फेजेस क्या होते हैं और फिजियोथेरेपी किस तरह से करनी चाहिए। तो आमतौर पे फिजियोथेरेपी जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद होती है उसके 5 फेज होते हैं, और फर्स्ट फेज जो होता है उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ऐसा फेज होता है जहां पर आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहले 2 हफ्ते फर्स्ट फेज में आते हैं और ये वो फेज है, वो टाइम है जब आपको सर्जरी से भी हीलिंग करानी होती है और साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करनी होती है। तो दोनों काम होते हैं, आपको सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है, आपको जो ऑपरेशन से रिलेटेड सावधानियां वो भी बरतनी होती हैं और फिजियोथेरेपी भी साथ साथ में करनी होती है। तो इसमें इस टाइम पे 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, हमें सूजन कम करनी होती है। दूसरा, हमें घुटने को सीधा करने का प्रयास करना होता है। और तीसरा, हमें जो घुटने के ऊपर की मांसपेशी है जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं उसको स्टिमुलेट करना होता है, मतलब उसको हमको ताकत देनी होती है। अब ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं और वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनिशियल फेज में जब हम सर्जरी करते हैं तो घुटने के अंदर थोड़ी सूजन भी रहती है, घुटने में हल्की वार्मथ या थोड़ी गर्मी भी आपको महसूस हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें है, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि गर्मी महसूस हो सकती है, तो कभी भी पहले 2 हफ्तों में गर्म सेक ना करें, हमेशा ठंडा सेक या तो बर्फ का सेक इसमें आपको लाभकारी रहेगा। तो पहले 2 हफ्ते में अगर आपको सेक करना है तो गर्म सेक नहीं करके ठंडा सेक करें, जो आपको ज्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरा, आपको घुटना दबाने की एक्सरसाइज पहले ही दिन से शुरू कर देंगे। इसको हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं और इसमें सिर्फ आपको घुटना दबाना है और उसको थोड़ी देर रोक के रखना है और फिर उसको छोड़ देना है। हम पेशेंट को यह सलाह देते हैं कि आपने घुटना दबाया, उसके बाद उसको 10 तक रोका और फिर छोड़ दिया। ऐसे करने से न सिर्फ आपकी घुटने की सूजन कम होगी, अपितु आपके घुटने की ऊपर की जो मांसपेशी है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं उसमें भी ताकत आएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी मदद देगी। दूसरी चीज, हम इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो अगर आप घुटना थोड़ा मोड़ के रखते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है। परंतु यहाँ पे ये समझने की बात है कि अगर आप घुटना थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे तो आपको अच्छा तो लगेगा, बेहतर तो लगेगा, परंतु ये लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर घुटना सीधा करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि आप घुटने को सीधा करने का प्रयास करते रहें। इसको नी एक्सटेंशन भी बोलते हैं और इसके लिए आपको पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देना होता है। इसी कारण से हम नी ब्रेस पेशेंट को एडवाइस करते हैं और ये नी ब्रेस 0 डिग्री में लॉक होनी चाहिए और 2 जगह पे आपको नी ब्रेस पहन के ही रखना है। पहली कंडीशन, जब आप चल रहे हैं और पांव के ऊपर लोड ले रहे हैं तो ब्रेस पहन के रखें जिससे आपका पांव एकदम सीधा रहे और मुड़े नहीं। तो जब आप वजन डाल रहे हैं तो पांव सीधा रहे, वो बेंड पोजीशन में आप वजन नहीं डालें, वो बहुत जरूरी है। और दूसरी पोजीशन, जब आप रात में सोएं तो भी वो बेल्ट लगा के सोएं शुरू के 2 हफ्ते, क्योंकि उससे आपका घुटना सीधा रहेगा, घुटना एक्सटेंशन में रहेगा और आपका जो है एक्सटेंशन लॉस भी नहीं होगा, मतलब आपका घुटना सीधा रहेगा
और आपका घुटना बेंड भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका घुटना बहुत लंबे समय तक बेंड पोजीशन में रहता है, तो फिर बाद में सीधा करने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक घुटना मोड़ने की सवाल है, शुरू के 2 हफ्ते में आप 0 से 90 डिग्री तक घुटना मोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक वजन डालने का सवाल है, आप धीरे धीरे जितना आपको दर्द होता है उसके अनुपात में आप वजन डालना पहले 2 हफ्तों में शुरू कर सकते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण चीज समझने की यह है कि आपको 40 डिग्री से ऊपर स्वतः ही घुटना सीधा नहीं करना है। मतलब आपको 40 डिग्री से 0 डिग्री पर एक्सटेंशन नहीं ले जाना है, क्योंकि ये एक ओपन चेन एक्सरसाइज हो जाती है जो आपके लिगामेंट पे ज्यादा स्ट्रेन डाल सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब आपको चलना हो शुरू के 2 हफ्ते में, तो ब्रेस पहन के ही चलें, बिना ब्रेस पहने ना चलें। आप उल्टा लेट के पांव सीधा करने की कसरत भी कर सकते हैं, और आप ब्रेस पहन के 0 डिग्री में घुटने को लॉक करके पांव ऊंचा करने की कसरत, जिसको स्ट्रेट लेग रेस बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। आमतौर पे अगर मैं भाषा में कहूं तो क्लोज चेन एक्सरसाइज आपके लिए लाभकारी है, वो आपको करनी चाहिए। इस फेज की समाप्ति पे नॉर्मली आपके टाके निकाल दिए जाएंगे, और उसके बाद हम थोड़ी ज्यादा कसरत करने के लिए आपको प्रमोट करेंगे। हम इस टाइम पे असेस भी करते हैं कि पेशेंट का मूवमेंट कितना आया है, उसकी सूजन कितनी है, और उसकी जो क्वाड्रिसेप मसल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो सेकंड फेज होता है वो सेकंड वीक से स्टार्ट होता है और 6 हफ्ते तक चलता है। इस फेज में आप 0 से 130 डिग्री तक घुटना मोड़ना अलाउ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वजन डालना भी धीरे धीरे अलाउ कर सकते हैं। आपको इनिशियल फर्स्ट फेज में क्रचेस की या तो वॉकर की रिक्वायरमेंट रहेगी चलने में। सेकंड फेज में हम धीरे धीरे वॉकर का और क्रचेस का प्रयोग कम कर सकते हैं। और वो कब कम करना है, वो हमको तब बंद करना है जब आप बिना दुखावे के, बिना दर्द के और बिना लचक के आप नॉर्मल चलने में सक्षम हो। अब ये सब पेशेंट्स के लिए अलग अलग होगा, तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को हम 2 हफ्ते पे ब्रेस वो वॉकर छुड़वा देंगे, हर पेशेंट को 4 हफ्ते पर छुड़वा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर पेशेंट का स्पेसिफिक होता है, आपने किस तरह से एक्सरसाइज करी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि जब आपको दर्द नहीं हो, आपकी चाल स्टेबल हो गई और आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो, तो आप क्रचेस छोड़ सकते हैं, आप वॉकर छोड़ सकते हैं और वजन डाल के चल सकते हैं। जब आपको दर्द रहित जो है चलना सक्षम हो जाता है, तब आप ये चीज कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस फेज में, मतलब 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के फेज में आपको हाफ स्क्वाट्स अलाउड होंगे। आप आधी स्क्वाटिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। 40 डिग्री तक आप घुटना सीधा करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और लेग प्रेस एक्सरसाइज भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज जो होता है वो 6 हफ्ते के बाद शुरू होता है, और ये 14 हफ्ते तक चलता है। इस फेज में आप पूरा घुटना मोड़ने के लिए अलाउड होते हैं। आप पूरा घुटना जो 150 से 160 डिग्री होता है उतना मोड़ने में सक्षम भी होते हैं और अलाउड भी होते हैं। हम आपको मना नहीं करते हैं, आप पूरा घुटना मोड़ सकते हैं। आपको सीढ़ी उतरने की परमिशन भी दे दी जाती है, और धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 एक्सरसाइजेज जो थोड़ी एक लेवल हायर एक्सरसाइज होती हैं, वो हम आपको देते हैं, जिसमें एक स्क्वाटिंग वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें आप थोड़ा नीचे बैठते हैं और फिर खड़ा होते हैं। दूसरा एक लंजेस की एक्सरसाइज होती है जिसमें एक पैर के बल आप थोड़ा सा लोड लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेग प्रेसिंग एक्सरसाइजेज, अगर आप जिम में जा रहे हैं तो लेग प्रेसिंग एक्सरसाइजेज भी शुरू कर सकते हैं। और स्टेप डाउन वाली एक्सरसाइज, मतलब सीढ़ी चढ़ने और उतरने की कसरत भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ फेज होता है जो 14 हफ्ते पे स्टार्ट होता है और 22 हफ्ते तक चलता है। ये जो है आपकी जो है मूवमेंट बढ़ाने का वो है, और ये आपकी नॉर्मल से स्पोर्ट्स की तरफ जाने का ट्रांजिशन फेज होता है। इसमें हम आपका 85% के आसपास तक की रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं। और एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसका एक और वीडियो हमने बनाया है, वो आपके लिए जरूरी है, जो जंप एक्सरसाइजेज होती हैं, और वो एक्सरसाइज आप धीरे धीरे इस टाइम पे करना शुरू कर सकते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, आपका घुटना पूरा मुड़ना चाहिए। दूसरा, आपकी जो मांसपेशी है उसमें प्रॉपर ताकत होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी जो जॉइंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तीनों अगर चीजें हैं तो आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अच्छी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्पोर्ट्स के लिए जल्दी रेडी हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं पांचवें और अंतिम फेज की। ये वो फेज है जब आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली ये 22 हफ्ते के बाद शुरू होता है। इसमें आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम देना शुरू करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दूसरे पाँव की तुलना में करीबन 90% परफॉर्मेंस इस पाँव से दे पाओगे। तो इसके लिए 2 टेस्ट करते हैं हम लोग। हॉप टेस्ट होता है, एक आइसोकाइनेटिक टेस्ट होता है, और ये दूसरे पाँव की तुलना में करीबन 90% होना चाहिए। तो हम आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए या कोई हैवी एक्टिविटी करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफिक बताना चाहूंगा। इस पूरे ही ड्यूरेशन में जो आपके फेजेस हैं जो फिजियोथेरेपी के, उसमें आप एक्वा थेरेपी मतलब जो वाटर बेस्ड थेरेपी है उसका रोल होता है, क्योंकि ये नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है। और आप एक्वा थेरेपी इन केसेस में, एसीएल रिहेबिलिटेशन केसेस में टाके निकलने के बाद कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी का भी रोल होता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशी है उसमें जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन थेरेपी से लगता है, और अगर आप अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे तो आपकी मसल्स की रिकवरी फास्ट होती है। साथ ही साथ बाईसाइक्लिंग जो है, स्टेशनरी साइकिलिंग जो है, वो भी एक काफी हेल्पफुल फिजियोथेरेपी होती है, जो आप सेकंड थर्ड वीक के बाद धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उल्टा लेट के घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज भी आप रिकमेंडेड होती है, आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आप 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें दूसरे पाँव के सपोर्ट से आप एक पलंग पे या तो कुर्सी पे या तो टेबल पे बैठ जाएं और दूसरे पाँव के सपोर्ट से इस पाँव को सीधा करना शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप सो रहे हैं तो ब्रेस का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका एक्सटेंशन मतलब आपका घुटना सीधा रहेगा और आपको घुटना सीधा करने में बाद में तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ जो पटेला ऊपर की जो टखनी होती है उसको भी हल्का हल्का मोबिलाइज आप सुपीरियर इन्फीरियर ऊपर नीचे और साइडवेज कर सकते हैं। इससे आपके घुटने में स्टिफनेस का रिस्क कम रहेगा। आशा है कि एसीएल की फिजियोथेरेपी और एसीएल के रिहेबिलिटेशन के बारे में आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देने में इस वीडियो के माध्यम से सक्षम हुए हैं। अगर आपको इस एसीएल की रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के बारे में कोई भी और डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।